पुरानी दिल्ली में ससुराल। मयूरी एक मॉडल लड़की थी जो साउथ एक्सटेंशन में रहती थी। उसे खुली जगहों पर जाने और शॉपिंग के लिए मॉल घूमने की आदत थी। वो कभी भी सड़कों या लोकल बाजार से कपड़े नहीं खरीदती थी। आज भी वो अपनी दोस्त ईशा के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। बस कर यार, और कितनी शॉपिंग करेगी? देख, तूने पहले ही अपने पापा के 15,000 रुपए खर्च कर दिए। अब बस भी कर, चल घर चलते हैं। पागल हो गई है क्या? वैसे भी 10 दिन बाद मेरी शादी है। मुझे नहीं पता कि ससुराल वाले मुझे इतनी शॉपिंग करने देंगे भी या नहीं। पागल लड़की, फिर तुझे अपने लिए सूट और साड़ी खरीदनी चाहिए थी, लेकिन तूने इतने सारे 1 पीस ले लिए। अब तेरे ससुराल वाले तुझे इतनी शॉर्ट ड्रेसेस थोड़ी पहनने देंगे। यही तो मेरा प्लान है, तू समझी नहीं। जब मैं ससुराल इतने सारे 1 पीस लेकर जाऊंगी तो पैसे बेकार ना हो, इसलिए वो मुझे पहनने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। वैसे भी मेरा ससुराल दिल्ली में है, हम शादी के बाद भी अक्सर साथ में शॉपिंग करने चला करेंगे। ठीक है मेरी माँ, तू जब बोलेगी मैं तेरे साथ शॉपिंग करने आ जाऊंगी, लेकिन फिलहाल के लिए घर चलते हैं। अब मयूरी बहुत सारी शॉपिंग करके घर आ जाती है और उसके बाद अपने घर वालों को सारा सामान दिखाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और उसकी शादी राहुल नाम के एक लड़के से हो जाती है। राहुल पुरानी दिल्ली में रहता था। मयूरी ने अब तक राहुल का घर नहीं देखा था। शादी होने के बाद वो जैसे ही अपने ससुराल के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ बहुत छोटी छोटी गलियां हैं और सामने ही राहुल का एक पुराना सा और बड़ा मकान है। ये कहाँ राहुल? मुझे तो पता ही नहीं था कि पुरानी दिल्ली में इतनी छोटी छोटी गलियां होती हैं। और ये कितना शोर है, ऐसा लग रहा है जैसे कान के पर्दे फट जाएंगे। कैसी बात कर रही हो मयूरी? तुमने कभी पुरानी दिल्ली नहीं देखी क्या, जो तुम्हें इस बारे में पता नहीं? नहीं, मुझे जब भी शॉपिंग करनी होती थी तो या तो मैं साउथ दिल्ली से कर लेती थी या फिर गुड़गांव चली जाती थी। मुझे नहीं पता था कि ऐसी दिल्ली भी है। दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मयूरी की सास शांति ने मयूरी और राहुल को आवाज देते हुए कहा, अरे अब तुम दोनों वहीं खड़े होकर बातें करते रहोगे या अंदर भी आओगे? देखो तुम्हारी गाड़ी खड़ी है तो पूरी गली में ट्रैफिक हो गया है। थोड़ी देर में ये लोग शोर मचाने लगेंगे। चलो चलो घर के अंदर आ जाओ। मयूरी अब घर के अंदर आ जाती है। घर का दरवाजा बाहर से छोटा था लेकिन घर अंदर से बहुत बड़ा था। अब मयूरी पहली मंजिल पर बने हुए अपने कमरे में जाती है। पर्दे और खिड़की बंद करने के बाद भी बाहर से बहुत शोर आ रहा था। दरवाजा और खिड़की बंद करने के बाद भी कितना ज्यादा शोर आ रहा है। ना जाने यहाँ पुरानी दिल्ली में लोग रहते कैसे हैं। मुझे पता होता तो मैं पापा को कभी भी बोलकर पुरानी दिल्ली में अरेंज मैरिज नहीं करती। मयूरी को बाहर से तरह तरह के सब्जी वालों और दुकान वालों का शोर आ रहा था। मयूरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद अपने कानों में बहुत सारी रुई डाल लेती है, जिससे उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो जाता है। अब ठीक है, मुझे कुछ भी शोर सुनाई नहीं दे रहा। कम से कम थोड़ी देर में अपने कमरे में आराम कर सकती हूँ। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि बाहर खड़ी हुई शांति उसे काफी देर से आवाज दे रही थी, बहू, मयूरी चाय बन गई है, नीचे आ जाओ। लेकिन रुई के कारण मयूरी एकदम शांत बैठी थी। शांति को लगा कि मयूरी शायद थकी हुई है और सो गई है। थोड़ी देर बाद राहुल कमरे में आता है। वो देखता है कि मयूरी आंखें बंद किए चुपचाप बैठी है और उसके कानों में रुई लगी हुई है। मयूरी क्या हुआ, तुम सोई नहीं हो? तुम कब आए? माँ कब से आवाज दे रही थी, मुझे कुछ भी सुनाई ही नहीं दिया। माँ तो काफी देर से आवाज दे रही थी, मुझे लगा तुम सो गई होगी। ये क्या है, तुमने कानों में रुई क्यों डाली हुई है? राहुल, ये बाहर का शोर मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे ये छोटी गलियां, ये भीड़, ये शोर कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा था कि हम शादी के बाद भी साउथ दिल्ली में ही रहेंगे या कम से कम एक शांत इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं समझ सकता हूँ मयूरी, तुम एक अलग माहौल से आई हो और ये जगह तुम्हारे लिए नई है, लेकिन यही पुरानी दिल्ली है, यही हमारी संस्कृति है। ये शोर नहीं है, ये जिंदगी है। तुम्हें यहाँ सुबह की अजान, मंदिर की घंटियों और हाँ, इन सब्जी वालों की आवाजों में एक अलग ही ताल मिलेगी। धीरे धीरे तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। आदत? मुझे नहीं लगता राहुल, मैंने अपने लिए जितने 1 पीस खरीदे हैं वो यहाँ पहन भी नहीं पाऊंगी। मुझे तो लगा था ससुराल में भी मेरी लाइफस्टाइल वैसी ही रहेगी। 1 पीस तुम बिल्कुल पहन सकती हो मयूरी, लेकिन पुरानी दिल्ली में लोग थोड़े पारंपरिक हैं। तुम्हें यहाँ थोड़ा तालमेल बैठाना होगा। और हाँ, यहाँ की तंग गलियों में ही सबसे अच्छे खाने मिलते हैं और यहाँ से बेहतर कपड़े कहीं नहीं मिलते। भले ही तुम मॉल शॉपिंग की आदी हो, ये जगह तुम्हें एक अलग दुनिया देगी। ये मेरा घर है मयूरी, ये भले ही पुराना हो पर इसमें प्यार और अपनापन भरा है। मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो नीचे चलते हैं, माँ नाराज हो जाएंगी। और अब से हम हर शाम थोड़ा सा टहलने के लिए बाहर जरूर जाएंगे, ताकि तुम्हें इस जगह से प्यार हो जाए। मयूरी एक गहरी सांस लेती है। वो जानती थी कि अब उसे पुरानी दिल्ली को अपनाना ही होगा। उसके चेहरे पर अब निराशा की जगह एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उसने खुद को एक नई शुरुआत के लिए तैयार कर लिया हो।
ठीक है राहुल, चलो नीचे चलते हैं। शायद मुझे इस शोर में भी कुछ सुकून मिल जाए, क्योंकि अब ये मेरा। मयूरी और राहुल नीचे उतरते हैं। शांति जो इंतजार कर रही थी, उन्हें देखकर राहत महसूस करती हैं। आओ आओ बहू, मुझे लगा तुम थक कर सो गई हो। लो, चाय ठंडी हो रही है, ये घर का दूध है, ताजा और शुद्ध। मयूरी बैठ जाती। चाय पीते हुए वो अपने चारों ओर देखती है। घर अंदर से विशाल था, जैसे किसी पुराने जमाने की हवेली हो। अगले कुछ दिन मयूरी के लिए चुनौती भरे थे। उसे सुबह 5 बजे उठने की आदत नहीं थी, जबकि पुरानी दिल्ली का ये घर सुबह 4 बजे ही अपनी भागदौड़ शुरू कर देता था। शोर, भीड़ और लगातार घर में रिश्तेदारों का आना जाना। लेकिन राहुल ने अपना वादा निभाया। हर शाम वो दोनों तंग गलियों में टहलने निकलते। शुरुआत में मयूरी को घुटन महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे इन गलियों ने उसे अपनी कहानी बतानी शुरू कर दी। एक दिन वे पराठे वाली गली से गुजरे। गर्मा गर्म खुशबूदार पराठे, जिनकी महक मयूरी के मॉल के महंगे फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट से भी कहीं ज्यादा मनमोहक थी। एक शाम वे जामा मस्जिद के पास की एक सकरी गली में पहुंचे। मयूरी ने देखा कि एक छोटी सी दुकान पर एक बुजुर्ग दर्जी कितनी खूबसूरती से जरी का काम कर रहे थे। वाह राहुल, ये काम तो अद्भुत है, इतनी बारीकी। मेरे मॉल के डिजाइनर कपड़ों में भी ये हाथ का काम नहीं मिलता। मैंने कहा था ना, यहाँ कला, इतिहास और असली कारीगरी है। तुम्हारी शॉपिंग बेकार नहीं जाएगी मयूरी, बस पहनने का तरीका बदलेगा। मयूरी को राहुल की बात समझ आने लगी। उसने अपनी अलमारी खोली। उसने अपनी 1 पीस ड्रेसेस को साड़ी के साथ मिक्स एंड मैच करना शुरू किया। जब वो नीचे आई तो शांति उसे देखकर चौंक गई। अरे वाह बहू, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। अब मुझे लगता है कि मैंने अपने बेटे के लिए तुम्हें चुनकर कोई गलती नहीं की है। मयूरी को पहली बार एहसास हुआ कि ससुराल वालों को उसके पहनावे से नहीं, बल्कि सादगी और तालमेल से मतलब था। उसका वेस्टर्न वार्डरोब अब पुरानी दिल्ली की परंपराओं के साथ फ्यूजन बन गया था। मुझे अच्छा लगा माँ जी कि आपको मेरे कपड़े अच्छे लगे। मुझे तो ऐसा लगा था कि आप मुझ पर गुस्सा करेंगी कि मैंने ये पहना हुआ है। सच में आपका टेस्ट बहुत अच्छा है और आप खुद भी बहुत स्टाइलिश है। एक दिन जब सुबह सब्जी वाले की आवाज आई तो मयूरी ने पहली बार चिढ़ने के बजाय कमरे की खिड़की खोली। ताजी हवा और गलियों की महक अंदर आई। उसे अब ये आवाज शोर नहीं बल्कि एक परिचित संगीत लगने लगी थी। अब धीरे धीरे मुझे यहाँ रहने की आदत लग गई है, और जब तक ये शोर न सुनो कुछ अच्छा ही नहीं लगता। मैं बेकार में ही ज्यादा सोच रही थी। उसे अपने नए घर से, अपनी सास की गर्मा गर्म चाय से और अपने पति के प्यार भरे समर्थन से, इस शोरगुल भरी पुरानी दिल्ली से धीरे धीरे प्यार हो गया। मयूरी समझ गई थी कि जिंदगी की असली रौनक एयर कंडीशन मॉल में नहीं, बल्कि इन जीती जागती गलियों में है। उसका ससुराल अब सिर्फ एक मकान नहीं, बल्कि उसका प्यारा सा शोरगुल भरा घर था। दिल्ली में एक परिवार रहता था, जिसमें हरिओम के 2 बेटे थे, तुषार और अमन। दोनों शादी लायक थे। उनकी शादी के लिए काफी टाइम से लड़की की तलाश कर रहे थे, पर हर कोई उनका छोटा घर देखकर मना कर जाता, जिससे वो सब लोग बहुत परेशान रहते थे। ऐसे 1 साल निकल गया। फिर एक दिन, पिताजी आप गांव की सारी जमीन बेच दीजिए, वो हमारी किसी काम की नहीं है। क्यों ना हम वहां की जमीन बेचकर यहाँ पर एक बड़ा सा घर खरीद लें। हरिओम जी गांव जाते हैं। अपनी पत्नी की और बच्चों की जिद के कारण वो अपने गांव की जमीन बेचकर घर आते हैं। तभी घर पर उनके बचपन का दोस्त मनमोहन बैठा हुआ होता है। अरे मनमोहन जी, आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। और बता कहाँ गया था? क्या बताऊं यार, बेटों की शादी करनी है। सोच रहा हूँ दोनों बेटों की शादी एक साथ कर दूं। 2-3 रिश्ते वाले आए भी थे, लेकिन छोटे घर की वजह से मना कर जाते हैं। बड़ा घर लूंगा पहले, अब तब करूंगा शादी। यार घर तो मैं भी बेच रहा हूं अपना, मुझे भी अपनी बेटी की शादी करनी है। वैसे मेरा घर भी काफी बड़ा है, तुझे लेना है तो ले ले, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, तेरे ही दोस्त का घर है। मनमोहन जी की बातों में आकर हरिओम जी उनका घर खरीद लेते हैं, और कुछ दिन बाद हरिओम जी अपने दोनों बेटों की शादी कर देते हैं, जो एक ही घर की 2 बहनें होती हैं। और जैसे ही उनकी गाड़ी घर की गली में मुड़ती है, चारों तरफ बाजार लगा होता है और लोगों की भीड़ लगी होती है, जिस वजह से उनकी गाड़ी अंदर ही नहीं जा पाती। सुनील, आज कौन सा बाजार लग रहा है यहाँ जो इतनी भीड़ लग रही है? यहाँ तो कोई बाजार नहीं लगता था। अरे मालिक, आज से इस बाजार के लगने की शुरुआत हुई है। अब ये डेली लगा करेगा, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। मालिक, मेरी दुकान से ही दूध खरीदना, आपको सस्ता दूध दूंगा मैं। अरे अबे चुप कर मालिक के बच्चे, यहाँ गाड़ी नहीं निकल रही है और तुझे अपने दूध की लगी है। पिताजी क्या करूं, अब गाड़ी तो अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही।
भीड़ बहुत ही लगी है। भैया जितनी जल्दी गाड़ी अंदर जा सकती है आप उतनी गाड़ी को तो अंदर लेकर चलो, कुछ तो रास्ता कम होगा। भाभी और कोमल का बुरा हाल हो रहा होगा गर्मी के मारे। अमन से गाड़ी जितनी अंदर तक ले जाई जा सकी वो लेकर गया, पर अब बिल्कुल आगे भीड़ लगी थी जिससे गाड़ी हिल तक नहीं रही थी। पिताजी अब इससे ज्यादा गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, हम सबको यहीं उतरना पड़ेगा। विमला को अपनी दोनों बहुओं को बाहर गली में ही गाड़ी से उतारना पड़ा और उन्हें पैदल ही पूरे बाजार में से बाहर से घर तक ले जाना पड़ा, जिससे उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विमला अपनी दोनों बहुओं को भीड़ से बचाती हुई घर की ओर लेकर आती है। एक तो गर्मी और ऊपर से भीड़ ने तो उनकी हालत खराब ही कर दी थी। पहले ही दिन बाजार वाले ससुराल में बहुओं का ऐसा धमाकेदार स्वागत हुआ कि वो अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाएंगी। तभी बेचारी विमला, बहू तुम यहीं रुको, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। नहीं माँ जी, मेरी हिम्मत नहीं है और ज्यादा खड़े होने की। नहीं बहू, गृह प्रवेश होना जरूरी है, बस 2 मिनट दो, मैं पूजा की थाली लेकर आती हूँ। विमला जल्दी जल्दी पूजा की थाली लेकर आती है और दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। ऐसे ही दिन बीते और अब हरिओम जी के बेटों की शादी को 1 महीना हो गया। एक दिन रोज रोज के इस शोर से विमला परेशान होकर बोलती है, अरे कीड़े पड़े उस मनमोहन के बच्चे को जो हमको इस मकान को थोप कर चला गया। अब क्या ही पछताना विमला, जो हो गया सो हो गया, अब तो हमें आदत डालनी होगी इस सब की। इनके साथ मनमोहन सिंह जी बड़ा ही खेला खेल कर चले गए। हरिओम जी मनमोहन जी की बातों में आ गए और इनका उल्लू कट गया था। माँ जी, मैं तो रोज रोज की इस आवाज से तंग आ गई हूँ, पूरी रात नहीं सो पाई मैं। हर 5-5 मिनट में कोई ना कोई कुछ बेच रहा होता है, कि टमाटर बेच रहा होता है तो कोई मूली बेच रहा होता है। बताओ अब रात के 11 बजे कौन ही मूली लेता है। माँ जी, सुबह होते के साथ ही दूध वाला, नाश्ते वाला, सब्जी वालों की लाइन लग जाती है। ऐसा लगता है कि किसी रेलवे स्टेशन पर बैठी हूँ। माँ जी, हम इस घर में कैसे रह पाएंगे? इतना शोर होता है रहता है पूरे दिन कि किसी से ठीक से 2 मिनट तक बात तक नहीं कर पाते हैं फोन पर। पता है, मैं अपनी सहेली से कुछ कहूँ तो वो कहती है, बहन तू सब्जी ले ले पहले फिर फोन करना। बताओ अब ये भी कोई बात हुई? मेरे तो माँ जी सिर में दर्द होने लगा है रोज रोज के शोर से। अब हाल तो मेरा भी यही है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। विमला के परिवार को यहाँ आए हुए अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन उनकी परेशानी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन दोपहर को सभी लोग सो रहे थे कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। बहू देखो तो अब कौन है दरवाजे पर। आ रही हूँ, रुको जरा। कोमल जैसे ही दरवाजा खोलती है उसको एक सब्जी वाला हाथ में पानी की खाली बोतल लेकर खड़ा दिखता है। अरे बहन जी जरा सुनिए तो। हाँ बोलिए भैया, क्या काम है? जरा बहन जी हमको एक बोतल पानी दे देंगे क्या? मुझे अपनी सब्जी पे छिड़कना है। देखो तो कैसे मुरझा रही हैं सारी सब्जियां। एक बात बताओ भैया, तुम लोगों का सबका ठेका ले रखा है क्या हमने कि सब्जियां मुरझा जाएंगी? कोई इंसान अंदर कुछ कर रहा है या सो रहा है तो वो अपना सारा काम छोड़कर तुमको पानी देने आएगा? अरे बहन जी आप तो बेकार में गुस्सा कर रही हो। पानी तो मांगा है, पूरे बाजार में एक आप ही का तो घर है जिससे थोड़ी बहुत मदद ले लेते हैं हम लोग। कोमल उसको पानी दे देती है और ऐसे ही धीरे धीरे विमला और उसके परिवार को बाजार में रहने की आदत पड़ जाती है। एक रोज रसोई की खिड़की के बाहर खड़ा ठेले वाला, अरे बाप रे सब्जी बनानी है लेकिन टमाटर तो खत्म हो गए। भैया, ओ भैया जरा 2 किलो टमाटर देना। टमाटर वाला खिड़की से ही उसे टमाटर पकड़ा देता है, जिससे अब उन्हें बाजार के बीच अपना घर ठीक भी लगने लगा। फिर एक दिन मनमोहन जी और उनकी पत्नी बाजार में शॉपिंग करने आई थी और हरिओम जी का मजाक उड़ाने लगे। आओ आओ बैठो प्रेमा बहन, और ठीक हो गई आपकी बेटी की शादी? हाँ जी अच्छी हो गई। अच्छा, और आज कैसे आना हुआ? बस शॉपिंग करने आई थी बाजार में, सोचा तुमसे भी मिलती चलूं, बहुत दिन हो गए थे ना बिना मिले। विमला की दोनों बहुएं प्रेमा की क्लास लेनी चालू कर देती हैं। बिल्कुल मिलने आओ आंटी जी, आप ही का तो घर है ये जिसको आप हमको ठसे में बेच कर चली गई थी। अब देखो ना तुम खुद कहाँ जंगल में पहुंच गई और अब इतनी दूर से पैदल पैदल यहाँ आना पड़ता है शॉपिंग करने, और फिर साथ में हमारी 1 कप चाय का नुकसान करना भी तो जरूरी होता है आपको। वैसे आंटी जी काफी तारीफें सुनी है पड़ोसियों से, कहते हैं कि बड़े ही नेक आदमी थे आप लोग, हर किसी की मदद करते थे, लेकिन आपकी बेटी की शादी थी ना इसलिए घर बेचना पड़ गया, है ना? हाँ, बनो मत आंटी जी, अब आपका सारा भेद खुल गया है। हमें साथ वाले दुकान वाले भैया ने बता दिया है कि आपकी तो कोई बेटी है ही नहीं, आप तो बस इस बाजार वाले घर से परेशान हो चुके थे। दोनों बहुओं की बात सुनकर प्रेमा और मनमोहन समझ गए और दोनों वहां से भागने की तैयारी में हो गए। उनको पता चल गया था कि इनको सब पता चल गया है कि उन्होंने उनको घर बाजार की वजह से बेचा है। ये सुनकर प्रेमा बिना चाय पिए ही अपने घर को निकल ली। अरे आंटी जी चाय तो पीते जाइए, जाते जाते भी नुकसान ही करके गई है हमारा।
लेकिन धीरे धीरे अब उनको उस बाजार की आदत होने लगी। कुछ समय बाद जो चीज उनको परेशान कर रही थी, अब उनको उस चीज की आदत पड़ने लगी और वहां की आवाज और लोगों के साथ संबंध अच्छे होते चले गए। अरे बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर में टॉयलेट के लिए जाने दिया, नहीं तो जाने आज क्या होता, मेरे पित्त की थैली फट जाती। अरे कोई नहीं बहन जी, अब हमारा घर बाजार में और किसी को इमरजेंसी में टॉयलेट जाना हो तो उसके लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। मैं जब भी बाजार आती हूँ बहन जी आपके घर जरूर आती हूँ, बस आज सोचा आपके लिए समोसे लेकर चलती हूँ, ये आपकी बहू के लिए कुछ समोसे लेकर आई हूँ। जी शुक्रिया। ऐसे ही एक दिन पानीपुरी वाला पानी मांगता है। लीजिए भैया, आज मैंने आपके लिए पहले ही पानी भर कर रखा हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, आज से आप हमारे ठेले पर पानी पूरी फ्री में खाएंगी और मना नहीं करेंगे बिल्कुल भी। विमला और उसके परिवार वालों के रिश्ते बाजार वालों से अब घरेलू जैसे हो गए थे और कोई भी उनसे पैसे नहीं लेता था और अब दोनों बहुएं बाजार के ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी।